हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे ने ऑब्जर्व किया था कि कोई भी इकोनॉमी का इवोल्यूशन कैसे होता है, उसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने जीन्स टू जेट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। बेसिकली उसमें इन्होंने ये बोला कि कोई भी इकोनॉमी होता है वो पहले एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, मतलब कि उसके जो मेजर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर जो होती है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उस इकोनॉमी में। फिर जब डेवलपमेंट आगे बढ़ती है तो लो स्किल्ड जो आइटम है वो प्रोडक्शन शुरू होता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है लो स्किल्ड आइटम की। एग्रीकल्चर से कुछ लेबर जो होते हैं वहाँ यूज हो जाते हैं। उसके बाद जब और आपका डेवलपमेंट होता है तो जो होते हैं आपके हाई एंड गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन शुरू होता है, और जो आपके लो स्किल्ड जॉब्स होते हैं, लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में शिफ्ट हो जाती हैं, आउटसोर्स हो जाती हैं। इस मॉडल से यूएस, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इसी मॉडल से उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया कि पहले उनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हुई, वहाँ से फिर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर आपके सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ। तो इससे जो उनके लेबर थे वो तीनों सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है, और तीनों सेक्टर प्रॉफिटेबल बने रहे। बट इंडिया का केस यूनिक है। इंडिया के केस में जब आपका 1991 का रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म, तो हम जो एग्रीकल्चर से हम डायरेक्टली शिफ्ट कर गए सर्विस सेक्टर में, हम डायरेक्ट जंप किए। और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थी या लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो हमारी वीक रही, क्योंकि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स था, रोड और इलेक्ट्रिसिटी ये सब प्रॉपर्ली डेवलप नहीं थे, और हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्रीज और लेबर लॉस थे वो आउटडेटेड ही रहे। हमें आज भी पता है कि जो हमारी प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस किया था कि जो हमारे फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्रीज़ हैं, वो अभी भी छोटे ही रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही उनमें लेबर की जो नंबर होती है वो 100 से ज़्यादा होते हैं तो उन पे लेबर लॉ और रिजिड हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं है, और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ लेबर रिफॉर्म लॉज पास किए हैं। तो उसका मेन पर्पज़ यही है कि ये सारे लॉज को और लिबरलाइज किया जाए। हम समझ सकते हैं कि इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है अभी हमारी वो अंडर डेवलप रही। एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में ही सारे लेबर मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे हुआ क्या कि इंडिया में आज के डेट में 45.6% के अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो सिर्फ 20% है। अब आप सोचो, लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो ऐसी एक्टिविटी में इंगेज है जो सिर्फ 20% आउटपुट जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, ओवर क्राउडिंग है। जो इनकम है वो 50% लोग, जो आपकी 20% इनकम जो जनरेट होगी वो 50% लोग शेयर करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है, इनकम भी कम हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की। हमें ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर से हम लेबर को शिफ्ट करें अदर सेक्टर में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। बट हमें पता है कि हमारी जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मेनली, वो पुअरली डेवलप्ड है। इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो अभी अनप्रॉफिटेबल और लेस प्रोडक्टिव है, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, और इस वजह से जो फार्मर्स है उसकी इनकम भी कम है। हमें मेनली ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की। जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर होते हैं वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे कि आप समझो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसके जो इसमें जो होते हैं रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही यूज होते हैं, मतलब कि आप जो किसान पैदा करता है, शुगर केन, राइस, व्हीट, स्पाइसेस, टी, ये जो होते हैं इनसे आपके इंडस्ट्री के गुड्स बनेंगे। जैसे कि आपकी कॉटन है तो टेक्सटाइल में यूज हो जाता है, ब्रेड है तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो आपकी एग्रीकल्चर होती है वो इंडस्ट्री के आउटपुट को यूज करती है, जैसे कि आपकी ट्रैक्टर है, पंप सेट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो इंडस्ट्रियल आउटपुट हैं वो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो अगर आप इन दोनों को प्रमोट करते हो, साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर को अगर आप बढ़ाते हो, तो एग्रीकल्चर का दोनों तरीके से फ़ायदा है कि इंडस्ट्री जो आपका एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि मशीन यूज होंगे, और दूसरी तरफ जो आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें भी आपके लेबर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस अगर आपका जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो वेज है वो ज़्यादा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि जो लेबर है, एक्सेस लेबर जो ओवरक्राउडिंग हो गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको शिफ्ट किया जा सके और प्रोडक्टिव जॉब में, और साथ ही साथ इनकम भी बढ़ाई जा सके। गवर्नमेंट की अभी रिसेंटली जो 3 फॉर्म लॉज पास किए गए थे, उसका एक रीजन ये भी था कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी जो अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ भी आर्काइक लॉ है, आउटडेटेड लॉज हैं, एपीएमसी एक्ट जो है वो प्रमोट नहीं करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से। तो अगर उसको भी लिबरलाइज किया जाए तो हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो आपकी प्रमोट होगी, और हमारे जो एक्सेस लेबर हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर जाते हैं
तो यहाँ से ओवरक्राउडिंग कम होगी और उनको यहाँ पे हाई वेज वाली जॉब मिलेगी, तो दोनों जगह पे इनकम बढ़ेगी, ठीक है, और हमारी एक यहाँ से एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी होगा। बट हमें पता है कि वो लॉ जो है वो अब रिपील हो गए हैं, सो उसे और आगे कैसे कर सकते हैं, उसे लिबरलाइज करने की ज़रूरत रहेगी, गवर्नमेंट को वो चीज़ करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, उसमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है 2012 की, मेक इन इंडिया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, और भी ये स्कीम है, आप देख लीजिएगा। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये 2021-22 के बजट में अनाउंस हुई थी। इसका जो आउटले है वो 1.97 लाख करोड़ फॉर 13 की सेक्टर है और इसकी ड्यूरेशन है 5 साल तक की। मेनली ऑब्जेक्टिव इसका है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और ग्लोबल चैंपियन क्रिएट करना, कि किसी प्रोडक्ट का जो ग्लोबल चैंपियन है पूरे ग्लोबल MNC टाइप का, वो बनाना। अब मिनिमम प्रोडक्शन जो टारगेट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 साल में इस स्कीम की मदद से $500 बिलियन का जो आपका प्रोडक्शन है वो टारगेट पूरा हो सकता है या उतना अचीव किया जा सकता है। अब सेक्टर कौन कौन से हैं, तो इसमें 13 सेक्टर हैं टोटल। तो इसमें आपको एक चीज़ जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि वो सभी सेक्टर को, एक सेक्टर को इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि सभी गुड्स को वो सब्सिडी दी जाएगी। इसमें बेसिकली कुछ किसी आइटम को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसका बेसिक, अगर आप जैसे बैटरीज़ को देखें, ACC बैटरी है, तो ACC बैटरी का जो मेन डिमांड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड हमेशा बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है, रिन्यूएबल एनर्जी में इनका यूज है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से देखें तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो APIs होती हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये किसी भी दवा बनने में इनकी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी दवा की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो। अब हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे 90% की है, मोर देन 90% API जो है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। अब कल को अगर इंडिया और चाइना में वॉर हो जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो चाइना जो है वो हमें कोर्स कर सकता है ये APIs को रोक के। सो इसलिए गवर्नमेंट APIs को बढ़ावा दे रही है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। फिर मेडिकल डिवाइस है, हमें पता है कि इसका कॉस्ट बहुत हाई है इंडिया में। सो अगर ये इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस प्रोड्यूस होंगी तो हमारा जो हेल्थ का कॉस्ट है वो भी कम आएगा। फिर आपकी टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपकी 5G इक्विपमेंट है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। उसके अलावा एक्सपोर्ट पोटेंशियल, सो आपका स्मार्टफोन, हम जान रहे हैं कि अभी एक्सपोर्ट भी हमारा इंडिया का बढ़ा है, स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट है। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप अपनी कंपनी लगाते हो इंडिया में, तो और यहाँ पे इंडिया में अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट उसके इंक्रीमेंटल सेल पे आपको सब्सिडी देगी। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके प्रोडक्शन कॉस्ट, जब सब्सिडी मिलती है तो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट कम आएगा, ठीक है, और इंडिया जो होगी वो कम्पिटिटिव होगी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे। सो और भी कंपनीज अट्रैक्ट होंगी इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। सो बेसिक स्ट्रेटजी है कि कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स, हमने पहले भी देखा था कि सभी गुड्स को नहीं, कुछ कैटेगरीज ऑफ गुड्स को प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ये ऐसे गुड्स हैं जिनकी या तो डिमांड बढ़ने वाली है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल बैटरीज है, मोजरेला चीज़ है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनीज को इंसेंटिव देगी ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओवर द बेस ईयर 2019-20। इसको ढंग से समझते हैं तो अगर एग्जांपल दें स्मार्टफोन का, तो उसमें गवर्नमेंट 4 to 6% इंसेंटिव देने वाली है अगले 5 सालों में। सो लेट्स से ये फॉक्सकॉन कंपनी है जो कि आपकी एप्पल की वेंडर है। सो अगर इसका 2019-20 में जो बेस लाइन ईयर है, जब ये स्कीम शुरू हुई है, तो उसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट या आपका इंक्रीमेंट जो प्रोडक्शन था वो 1000 करोड़ है, ठीक है, और 2020-21 जो फर्स्ट ईयर होगा स्कीम लॉन्च होने के, उसमें 1100 करोड़ है। सो जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट या सेल की जो डिफरेंस आ रही है वो 100 करोड़ है। सो फर्स्ट ईयर में जो इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी वो 6% ऑफ द 100 करोड़ दे देगी पहले साल में, मतलब लगभग 6 करोड़ जो गवर्नमेंट है वो वापस गवर्नमेंट पे कर देगी फॉक्सकॉन को। सो इससे फॉक्सकॉन का जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें कमी आएगी और जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कम्पिटिटिव होगी। सो अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ठीक है, और भी कंपनी इंडिया में आना चाहेंगी, प्लस इंपोर्ट बिल रिड्यूस होगा। आपको ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ेगी और साथ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो उस चीज़ को, तो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। फिर कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड गुड वो भी इंप्रूव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम आएगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अब कंसर्न क्या है कि ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो सब्सिडीज़ और टैरिफ प्रोटेक्शन वाली, वो हमने पहले भी यूज़ की है 1991 से पहले, जिसको लाइसेंस राज बोलते थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई रही, हमने पहले देखा है।
फिर रेंट सीकिंग बिहेवियर बढ़ सकता है, मतलब कि क्रोनिज्म, जैसे कि आपकी जो कंपनी है वो लॉबिंग कर सकती हैं कि और भी गुड्स को इस स्कीम में शामिल किया जाए, और अगर लीडर या जो आपके पॉलिसी मेकर हैं उनमें अगर ये कॉल्यूजन हो गया तो इस चीज़ का पॉसिबिलिटी है कि करप्शन हो सकता है। फिर वाइट एलिफेंट, इसमें क्या है कि जैसे गवर्नमेंट किसी गुड्स पे सब्सिडी दे रही है तो उसका जो कॉस्ट है वो कम आएगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको खरीदेंगे। बट कल को जब गवर्नमेंट उस सब्सिडी को हटा लेगी तो हो सकता है कि वो कॉस्ट जो है वो हाई रहे और लोग उस डिमांड उसकी कम हो जाए। सो ऐसे प्रमोट करने से वाइट एलिफेंट की इंडस्ट्री पूरी क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा WTO चैलेंज है कि हमें पता है कि कोई भी सब्सिडी जो है वो WTO के कॉम्प्लायंस में होनी चाहिए, और हमारी जो पहले की पॉलिसी रही है MEIS SEZ या खुद जो आपकी MSP वाली स्कीम एग्रीकल्चर की, ये WTO में चैलेंज होती रहती है। हालांकि MSP नहीं चैलेंज हो रही है क्योंकि उसके लिए पीस क्लॉज साइन है, बट वो एक हमेशा डिबेट में रहती है कि जो भी सब्सिडी वाली स्कीम होती है। और PLI स्कीम जो है उस पर रघुराम राजन ने भी कहा है कि उसको और क्लोजली स्टडी करने की ज़रूरत है उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए। सो ओवरऑल प्रॉपर मॉनिटरिंग और पीरियोडिक रिव्यू की ज़रूरत है इस स्कीम में, ताकि जो इसका इंटेंडेड जो बेनिफिट है वो मिल सके और करप्शन या जो रेंट सीकिंग बिहेवियर या क्रोनी कैपिटलिज्म की जो थ्रेट हैं वो उसको दूर किया जा सके। थैंक यू।